नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय राघव और आज हम आ चुके हैं एक और नए केस के साथ। माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो को आने में थोड़ी देर लगी क्योंकि मैं पर्सनल काम की वजह से थोड़ा बिजी चल रहा था। खैर छोड़िए, केस की बात करते हैं। दोस्तों, आपने इलेजिमेट शब्द कभी सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेजिमेट का मतलब होता है नाजायज़। जी हाँ, नाजायज़। जो शब्द आपने सीरीज़ में, मूवीज़ में, कई टीवी शोज़ में भी सुना होगा। दोस्तों, नाजायज़ का मतलब क्या होता है? आपने शायद नाजायज़ हमेशा एक बच्चे के साथ सुना होगा, जैसे ये नाजायज़ बच्चा है। दोस्तों, नाजायज़ का मतलब होता है वो बच्चा जिसका जन्म शादी से पहले हो जाता है, यानी कि वो कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और शादी नहीं करते हैं और शादी से पहले उनका बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे को हम नाजायज़ कह देते हैं। दोस्तों, ये शब्द बहुत छोटा है नाजायज़, लेकिन इसकी इतनी बड़ी कीमत उस बच्चे को सहनी पड़ती है कि अगर आप भी इसको सुनेंगे तो शायद आपको भी बुरा लगेगा कि हमारे कुछ लॉज ऐसे हैं जो उस छोटे बच्चे के फेवर में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी बच्चा नाजायज़ होता है तो उसको सिर्फ अपने फादर की प्रॉपर्टी पे ही राइट मिलेगा, ना कि अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी पे, यानी कि अपने पापा की प्रॉपर्टी पे ही उसका राइट है, ना कि अपने दादा दादी या नाना नानी की प्रॉपर्टी पर। दोस्तों, आपको लगता होगा कि इसमें क्या गलत है? भाई, राइट तो उसको मिल रहा है अपने पापा की प्रॉपर्टी पर। अगर सोचिए, उसको मान लीजिए एक इंसिडेंट कि अगर उसके पापा की प्रॉपर्टी या उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं होती तो वो किसके पास जाएगा? हमें तो अगर कोई नॉर्मल चाइल्ड होता है तो उसको तो इतना पता रहता है कि भाई हाँ, अगर मेरे पापा की प्रॉपर्टी नहीं है या उसके पेरेंट्स को पता होता है कि भाई अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारी दादा दादी के पास प्रॉपर्टी तो है, तो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन नाजायज़ बच्चे का फ्यूचर का क्या, अगर उसके पेरेंट्स के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है तो? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ बने हैं, आज तक जितने भी लॉ बनते आए हैं, 495 आर्टिकल्स हैं हमारे, इन सब आर्टिकल्स में इतने सारे लॉज हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से फेवर कर रहे हैं, ना कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 39 का सी, आर्टिकल 46, आर्टिकल 51A का एफ, सॉरी माफ करना, के पार्ट क्या सिखाता है हमें? दैट प्रोग्रेसिव व्यू शुड बी टेकन फॉर वीकर सेक्शंस, कि जो वीकर सेक्शन है, जिनके पास अपने इतने ज़्यादा राइट नहीं है, उनके लिए प्रोग्रेसिव व्यू लिया जाए ताकि उनको फ्यूचर में कोई एक तरह से प्रॉब्लम ना सहनी पड़े। दोस्तों, मैं आपको एक केस बताता हूँ। जीनिया कोर्ट ने 2002 की जजमेंट दी है। इसमें कहा गया था कि भाई क्यों एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे नाजायज़ बच्चे को क्यों राइट दिया जाए, इसमें क्या गलत है? उसको उसका फादर की प्रॉपर्टी तो मिल रही है और वैसे भी वो नाजायज़ है, उसकी शादी से पहले जन्म हुआ है। अगर शादी के बाद हुआ होता तो इसमें कोई गलती नहीं थी, उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी में मिल जाता। शादी से पहले हुआ है भाई, तो भाई उसे हम क्यों दें अपनी प्रॉपर्टी? एंसेस्टर प्रॉपर्टी उसको क्यों राइट दिया जाए? और इसी केस को डिफेंड करने के लिए रेन डेसप्पा 2011 में एक केस फाइल करा गया जिसका नाम था रेन डेसप्पा केस। और उसमें क्या कहते हैं? दैट एंसेस्टर प्रॉपर्टी शुड बी गिवन टू द चाइल्ड ऑल्सो। उसका भाई उस पर भी राइट है एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे। और उसको ये जजमेंट दी गई कि अगर फादर की प्रॉपर्टी नहीं होती तो बच्चा किस पर डिपेंड रहेगा? अगर उसकी एजुकेशन या उसकी क्वालिफिकेशन इस कदर नहीं हो पाती कि वो अपना खुद का फ्यूचर सफल बना पाए, देन। और आपको बता दूं कि ये जो दोनों जजमेंट थी, ये दो जजेस की जजमेंट थी। अगर हमें कोई ऐसी जजमेंट लानी पड़ती है तो उसके लिए आपको पता होगा कि एक जज एक्स्ट्रा लगता है। जीना कॉटिन में भी 2 जज बैठे थे और रेन डेसप्पा में भी 2 जज बैठे थे, और दो जजमेंट का जो आपस में क्लैश हुआ, फिर इससे कोई एक तरह से हल नहीं निकला, क्योंकि वहाँ पर भी 2 जज थे और यहाँ पर भी 2 जज थे। और दोस्तों, 2011 से 2021 आ गए, आज तक 3 या उससे ज़्यादा जजों की बेंच आज तक बैठी नहीं इस केस के ऊपर। और इस केस को अभी भी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में एक तरह से दफना दिया गया है। और आज भी इलेजिमेट चाइल्ड का अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है। दोस्तों, एक
क्वेश्चन आता है इससे मेरा, मैं आपसे आपसे भी पूछता हूँ, आपका क्या उस पर ओपिनियन है कि हाउ चाइल्ड बी कॉल्ड एज इलेजिमेट, कि बच्चा कैसे इलेजिमेट हो सकता है? उसकी क्या गलती इस दुनिया में आने की? शादी से पहले उसको पता था कि भाई मैं शादी से पहले हो रहा हूँ, शादी के बाद हो रहा हूँ? वो तो पेरेंट्स की गलती है भाई। स्पर्म आपका, ओव्यूम दूसरे का, दोनों मिलकर बने जायगोट, जायगोट से बना एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से बना बच्चा। उसकी क्या गलती? वो तो एक छोटा सा बच्चा था जिसने आँख भी नहीं खोली थी, और उसको आप आते ही इतनी बड़ी सज़ा दे दो कि भाई तेरा फ्यूचर में तेरे को ना ढंग का कोई प्यार करा जाएगा। पेरेंट्स तो उसको मतलब एक तरह से ढंग का अपना पूरा प्यार भी नहीं दे सकते। उन्होंने शादी ही नहीं करी, उनका तो आपस में क्लैश इसी बात पे लगा रहेगा कि भाई ये बच्चा कैसे हो गया, हमने तो अभी तक शादी ही नहीं करी। ना उसको ढंग की एजुकेशन मिल पाएगी, ना उसको ढंग का प्यार मिल पाएगा, ना उसको अपने दादा दादी से अच्छे संस्कार मिल पाएंगे। उसके फैमिली मेम्बर ने तो उसको पहले ही ठुकरा दिया, अब उसका फ्यूचर बिल्कुल वैनिश्ड हो जाएगा। और एक और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि अगर चलो आप इलेजिमेट कह रहे हो, तो आप बच्चे को क्यों कह रहे हो इलेजिमेट? तो हुए पेरेंट्स, गलती तो उनकी थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है कि चाहे गुनहगार कितने ही छूट जाएं, लेकिन बेगुनाह को सज़ा बिल्कुल नहीं देते। और यहाँ तो आप ऐसे बेगुनाह को सज़ा दे रहे हैं जिसका कसूर सिर्फ ये था कि वो बिन बताए इस दुनिया में आ गया। खैर छोड़िए, इस केस को अगर हम थोड़ा साइड में रखते हैं। दोस्तों आपको पता है सेक्शन 10 ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन साउथ अफ्रीका में भी भारत की तरह ही इलेजिमेट और रेजिमेट के कुछ लॉज बनाए गए हैं। एक केस है साउथ अफ्रीका का, बहुत ही प्रचलित केस है, सेंटर फॉर चाइल्ड लॉ वर्सेस डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स साउथ अफ्रीका में। दोस्तों एक बहुत बेहतरीन जजमेंट आई है इस केस के ऊपर। जजमेंट तो काफ़ी बड़ी है, बट मैं आपको कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस जजमेंट में कहा गया है कि बच्चा इलेजिमेट नहीं होगा। अगर आपको इलेजिमेट कहना भी है तो आप पेरेंट्स को कहिए, उन्होंने ही उसे बुलाया है, वो खुद चलकर नहीं आया है। और देखा जाए तो डिग्निटी बच्चे के साथ साथ उसके अनमैरिड फादर और अनमैरिड मदर की भी हर्ट हो रही है। सोसाइटी में अब उनका कोई रिस्पेक्ट या राइट नहीं रह गया है। सोसाइटी वाले अब उनको धिक्कारना शुरू ही कर देंगे। तो ये कैसा कानून बना दिया हमने, जहाँ पर वीकर सेक्शन की तो मतलब मानो धज्जियाँ ही उड़ गई हों। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उनका बच्चा शादी से पहले हो गया। और ध्यान रखना, ये जितने भी लॉज भारत और साउथ अफ्रीका में मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे ये बच्चा होने को एज अ सेक्सुअलिटी के रूप में देख रहे हैं, और ये बहुत गलत है। चलो हो जाता है, आप बच्चा हो गया कोई बात नहीं, बट आप उसको एज अ सेक्सुअलिटी के रूप में देख रहे हो, ये तो गलत है ना। और इसी चीज़ को देखते हुए सेक्शन 10 ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन साउथ अफ्रीका का जो लॉ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों मैंने मेरी कुछ पिछले केसों की अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से भारत के सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रचलित केस फॉरेन कंट्रियों में एज अ एग्जाम्पल और रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। तो आज हमारे फ़र्ज़ बनता है कि हम भी बाहर की कंट्रियों के कुछ लॉ, जैसे साउथ अफ्रीका का ये मेन लॉ, इसको हम भी अपने सुप्रीम कोर्ट में एज अ एग्जाम्पल के रूप में देखें, और हम भी कुछ ऐसे लॉज बनाएं जो वीकर सेक्शन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आज के केस के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय